फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ ए कंप्लेनेंट, ये ऑलमोस्ट हर चेक बाउंस के मैटर में जो एक्यूज पर्सन है वो ये डिफेंस जरूर रेस करते हैं कि कंप्लेनेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी ही नहीं थी ये लोन देने की, तो देन हाउ कैन आई इशू द चेक जो कि डिसऑनर्ड हो गया है इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट। मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द ट्रायल के समय में कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में ये डिफेंस लिया जाता है कि कंप्लेनेंट ने आईटीआर रिकॉर्ड्स नहीं फाइल करे, इनकम टैक्स रिटर्न्स के फॉर्म्स वगैरह फाइल नहीं करे, कंप्लेनेंट ने अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं फाइल करी कि इस डे को कंप्लेनेंट ने जो पैसे थे ट्रांसफ़र करे थे। अगर ये स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब कैश के थ्रू कंप्लेनेंट ने पैसे एक्यूज को ट्रांसफर करे हैं। कहा जाता है कि कंप्लेनेंट ने अपने इनकम सोर्स के प्रूफ ही सबमिट नहीं करे, कंप्लेनेंट की पेइंग कैपेसिटी कभी थी नहीं, कंप्लेनेंट तो अर्न ही सिर्फ 2,000 रुपये कर रहा है, देन हाउ कम जो एक्यूज पर्सन है वो 2 लाख का लोन कहाँ से लेगा उस व्यक्ति से जिसकी इनकम सिर्फ 2,000 रुपये पर मंथ है। इसी सिनेरियो को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में ताकि हम ये समझ पाएँ कि कंप्लेनेंट को फाइनेंशियल कैपेसिटी के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रूफ्स हैं, जो एविडेंस हैं, वो कब सबमिट करने हैं फ्रॉम बिफोर द ट्रायल कोर्ट। वो एट दिस टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द कंप्लेंट सबमिट करने हैं या फिर जब एक्यूज ने ये डिफेंस रेज किया है कि कंप्लेनेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी ही नहीं थी, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली कंप्लेनेंट को ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिशन करने चाहिए थे इन दी कंप्लेंट। क्या कंप्लेंट डिसमिस तो नहीं हो जाएगी, या फिर ये सफिशिएंट है कि एक्यूज केवल इन ग्राउंड्स को रेज कर दे और जो ओनस है टू प्रूव द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑटोमेटिकली शिफ्ट्स ऑन द कंप्लेनेंट। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडे वीडियो। वीडियो में डिटेल में जाने से पहले आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें हमने एनआई चेक्स के रिलेशन में जो रिसेंट जजमेंट्स आई हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, उनके ऊपर भी वीडियोस क्रिएट करी हैं और उनको कंपाइल करके एक प्लेलिस्ट में डाला है। आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो और यू कैन अपडेट योर नॉलेज अबाउट द रीसेंट जजमेंट ऑफ द एनआई मैटर। तो नाउ लेट्स मूव स्पेसिफिकली टू दिस वीडियो जिसमें हम जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अशोक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और जिसमें रिस्पोंडेंट 1 तो उत्तर प्रदेश थे लेकिन जो रिस्पोंडेंट 2 जो है रविंद्र प्रताप सिंह, अ, इन दोनों के बीच में पार्टीज में मैटर था। और ये जो जजमेंट आई वो आई अप्रैल 2025 में। हम इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस केस की बैकग्राउंड पहले समझेंगे कि सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जो भी हमने सिनेरियोस डिस्कस किए वो कैसे हम एक्यूज पर्सन यूज कर सकता है या फिर कंप्लेनेंट कैसे उसको यूज कर सकता है। देन कोर्ट रूम की जर्नी वी विल गोइंग टू डिस्कस दैट ये कैसे ट्रायल कोर्ट से होता हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, कोर लीगल इशू क्या थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, एंड देन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस, एंड फाइनली जो है कंक्लूजन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस जजमेंट इन डिटेल। सो लेट अस नाउ डिस्कस द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस। इसमें जो कंप्लेनेंट थे वो अशोक सिंह थे, एक्यूज पर्सन वाज द रविंद्र प्रताप सिंह। जो लोन क्या नेचर था, एक फ्रेंडली लोन दिया गया अशोक सिंह ने रविंद्र प्रताप सिंह को, जो लोन की अमाउंट लगभग अराउंड 22 लाख रुपीस थी। अब इस लोन को डिस्चार्ज करने के लिए, लोन की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए चेक जो है इशू किया गया 17 मार्च 2010। ये डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दी फैक्ट्स ऑफ दिस केस। और वो जब चेक डिसऑनर्ड हो गया उसके बाद जो लीगल नोटिस भेजा गया 18 मई 2010 को, कोई रिप्लाई नहीं आया। देन फाइनली जो कंप्लेनेंट थे मिस्टर अशोक सिंह, उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी। अब जब ये मैटर ट्रायल कोर्ट में चला तो बेसिकली ट्रायल कोर्ट ने लगभग 2019 में अपनी जजमेंट दी। ट्रायल कोर्ट ने जो एक्यूज थे उनको गिल्टी डिक्लेयर किया एंड उनको कन्विक्ट कर दिया विद द इम्प्रिजनमेंट वी विल सी। अब ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को जब एपिलेट कोर्ट, सेशन कोर्ट के बिफोर चैलेंज किया गया तो सेशन कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी एक्यूज की अपील और कंफर्म कर दिया ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर।
उसको चैलेंज करने के लिए एक्यूज जो थे हाई कोर्ट गए एंड हाई कोर्ट में जो अपनी कॉन्करेंट फाइंडिंग्स थी यहाँ पे उसको रिवर्स करते हुए एक्यूज की रिवीजन पिटीशन को अलाउ कर दिया। अब इसी डिसीजन को चैलेंज करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो कंप्लेनेंट पहुंचा, कंप्लेनेंट ने क्रिमिनल एसएलपी फाइल करी। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसी जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। इफ वी सी नाउ जो ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स अगर हम बात करें तो ट्रायल कोर्ट ने जो सेंटेंस आफ्टर कन्विक्शन वो क्या इम्पोज की, सेंटेंस में इम्प्रिजनमेंट दी गई 1 ईयर ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फाइन डाला गया 35 लाख का। मीन्स द सेंस कि 22 लाख का चेक था जो डिसऑनर्ड हुआ और ट्रायल कोर्ट ने, क्योंकि अप टू डबल द अमाउंट तक फाइन जा सकता है, तो ट्रायल कोर्ट ने अराउंड 13 लाख का फाइन एक्स्ट्रा डाल के टोटल फाइन जो हो गया, टोटल अमाउंट जो देनी है अब एक्यूज पर्सन को, कंप्लेनेंट को, वो 35 लाख की हो गई। अब जब एक्यूज पर्सन ने ऑब्वियसली ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करते हुए अपील फाइल करी एंड देन वहां पे भी लोस्ट हुआ एक्यूज पर्सन। जो एक्यूज पर्सन का की डिफेंस इन द ट्रायल कोर्ट वो ये था कि जो एक्यूज पर्सन ने 22 लाख रुपए का जो चेक था ना वो कभी कंप्लेनेंट को इशू ही नहीं किया। कंप्लेनेंट के पास चेक कहाँ से आया ये पता नहीं है, लेकिन एक्यूज्ड का जो ये चेक था 22 लाख का चेक वो लॉस्ट हो गया। उसने पुलिस कंप्लेंट भी फाइल करी। तो ये जो कंप्लेनेंट की स्टोरी है कि 22 लाख रुपया एज ए फ्रेंडली लोन दिया गया था एक्यूज पर्सन को, ये कभी हुआ ही नहीं, राइट। और इसको साथ में कम एक्यूज पर्सन ने फाइनेंशियल कैपेसिटी के इश्यूज जो रेस करे अगेंस्ट द कंप्लेनेंट एंड जो ट्रायल कोर्ट थे और एपिलेट कोर्ट थे दे स्टैंड इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट और जो लॉस चेक का डिफेंस था एक्यूज पर्सन का उसको कंप्लीटली निगेट कर दिया। लेकिन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको रिवीजन पिटीशन को अलाउ किया और एक्विटल दे दिया आफ्टर कॉन्करेंट फाइंडिंग्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट एज वेल एज ऑफ द सेशन कोर्ट। एंड जो एक्विटल का डिसीजन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से आया उसमें प्राइमरीली रीजन ये था दैट कंप्लेनेंट हैज फेल्ड फर्स्टली, ओके, फेल्ड फॉर व्हाट, फेल्ड टू प्रूव हिज केस दैट the check was issued towards the discharge of a lawful debt, especially when the complainant has failed to disclose details of his bank account, date when he withdrew the amount in question and paid to the revisionist, as well as date when he obtained the check. सो ऑनरेबल हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स ये थी, चूंकि इस केस में कंप्लेनेंट का स्टैंड ये था कि उसने 22 लाख रुपए कैश में एक्यूज पर्सन को दिए थे, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि कंप्लेनेंट जो है कंप्लीटली फेल्ड हुआ है। पहला कि उसने इस बारे में डिस्क्लोज नहीं किया कि एक्यूज पर्सन को पैसे देने के लिए उसने अपने अकाउंट से कब पैसा निकाला था। जो सोर्स ऑफ इनकम है या जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं वो उसने डिस्क्लोज नहीं किया अपनी कंप्लेंट में, पहली चीज। सेकेंडली उसने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि उसने किस दिन को कब एक्यूज पर्सन को ये 22 लाख रुपए दिए थे। थर्डली उसने ये भी नहीं डिस्क्लोज किया कि उसको ये चेक मिला कब था एक्यूज पर्सन से। तो इन सारी पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला दैट कंप्लेनेंट हैज फेल्ड to prove his case that check was issued towards the discharge of a lawful debt. अब जब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो ऑनरेबल कोर्ट के पास जो की क्वेश्चन ये था कि whether the complainant must prove the income source in section 138 case from the start. What does this mean is कि कंप्लेनेंट को ये अपना इनकम प्रूफ के बारे में, कंप्लेनेंट को कि भाई ये चेक जो था ये मेरे को मिला है इस दिन को इस समय मिला था, या कंप्लेनेंट को ये प्रूफ करना पड़ेगा पहले कि ओके मेरे पास
लेट्स से पिछले 5 साल के आईटीआर फॉर्म्स हैं, उससे मेरे सेविंग्स हुआ, उससे मेरे पास पैसा आया और उस पैसे को मैंने लोन प्रोवाइड किया, तो क्या कंप्लेनेंट को ये सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा, तभी उसको चेक बाउंस के केस में रिलीफ मिलेगा? या फिर अगर एक्यूज पर्सन ने ये क्लेम किया है कि कंप्लेनेंट ने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स नहीं फाइल करी, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करे, तो क्या इससे कंप्लेनेंट का जो केस है वो वीक हो जाएगा? कंप्लेनेंट की जो एविडेंस है वो नहीं देखी जाएगी, ऐसा माना जाएगा कि मेयरली defense taken by the accused person in form of oral let's say statement वो sufficient है, क्योंकि complainant has failed to establish the proof of income source and based on which the accused has received the loan. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट ये जो हाई कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन निकाली है सेक्शन 138 के ऑफेंस की इज एंटायरली wrong. Okay, the court held that the complainant need not to prove financial capacity initially. This timing is very very critical. Okay, ये प्रूफ कब करना है? ओके, इन अगर हम रूल ऑफ द लॉ ऑफ सेक्शन 138 के बारे में जाने तो देयर आर प्लेंटी ऑफ जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. The rule of law is simple that once the signature on a check is admitted, एक बार accused person ने चेक के ऊपर जो उसने सिग्नेचर ड्रॉ करे हैं वो अगर एडमिट कर ले हैं, तो देन सेक्शन 139 की जो प्रिजम्पशन है कि यस accused person has issued this check for discharging the legally enforceable debt, ये जो प्रिजम्पशन है वो accused person के अगेंस्ट, और आई वुड से ये जो प्रिजम्पशन है विल बी इन द फेवर ऑफ कंप्लेनेंट राइट फ्रॉम द डे जब से ये चेक इशू हुआ है. तो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि कंप्लेनेंट को इनिशियली देर इज नो नीड फॉर द कंप्लेनेंट to bring on record income tax returns, to bring on record all the various other documentary evidence to establish that okay, I have, based on these things, I have been able to give loan to the accused person. This burden is not on the complainant. This burden to rebut this presumption is on the accused person. accused person को सबसे पहले इस presumption को rebut करना पड़ेगा कि उसने जो ये चेक ड्रॉ किया है जो लेटर ऑन डिसऑनर्ड हो गया, वो जो ड्रॉइंग ऑफ द चेक थी वो इट वाज नॉट फॉर any discharge of a legally enforceable debt, and there does not exist any legally enforceable debt between the accused person and the complainant. जब तक accused person through his defense he is not able to rebut this presumption, जो complainant के favor में ये presumption will always be active. Second is, अब सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं कि ओके, सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन एक्टिव है कंप्लेनेंट के फेवर में, अब एक्यूज पर्सन को इसको रिबट करना है. द क्वेश्चन इज अब रिबट कैसे करेगा? क्या सिंपली एक्यूज पर्सन जो है ये स्टेटमेंट दे दे कि हाँ इसकी तो फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, इसने बैंक स्टेटमेंट नहीं फाइल करी, इसने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करे, तो इसलिए मैंने जो है अब रिबट कर दिया प्रिजम्पशन? द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड दैट नो, this is not the way you are going to rebut the presumption. The rebut of the presumption has to be supported by the credible evidence, not just an oral denial. So merely by saying that sir there does not exist any legally enforceable debt between the complainant and the accused person, तो इससे जो प्रिजम्पशन रिबटेबल नहीं बनेगी. एक्यूज पर्सन को अप्रोप्रिएट एविडेंस लेके आना पड़ेगा.
to establish before the court that yes, I have now rebutted the presumption. Now the onus will be shifted to the complainant. That is the third stage. Okay. अब इस केस में जो 22 लाख का चेक डिसऑनर्ड हुआ, इस केस में एक्यूज्ड का जो डिफेंस क्या था, सो प्राइमरीली द लोस्ट चेक डिफेंस। एक्यूज्ड ने बोला कि चेक इन क्वेश्चन वाज लॉस्ट व्हाइल ट्रैवलिंग अराउंड लगभग 12 मार्च 2010 को एंड वाज नेवर वॉलंटरीली हैंडेड टू द कंप्लेनेंट। ठीक है, मान लिया आपकी बात। एक्यूज पर्सन ने बोला कि जो मैंने चेक, नॉर्मली ये बोला जाता है कि भाई ये चेक बुक जो थी गुम हो गई, हमने लॉस्ट एंड फाउंड में रिपोर्ट भी फाइल कर दी। सो सी व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केस। इस केस में 12 मार्च 2010 को एक्यूज बोलता है कि मेरी चेक जो थी लॉस्ट हो गया, लेकिन उसने पुलिस को कंप्लेंट कब दी है? उसने पुलिस को कंप्लेंट दी है 2011 में। चेक कब प्रेजेंट किया गया? 17 मार्च 2010 में, लगभग 5 दिन बाद। अक्यूज बोलता है कि भाई 12 मार्च 2010 को चेक लॉस्ट हो गया, 17 मार्च 2010 को कंप्लेनेंट ने वो चेक जो है प्रेजेंट कर दिया, वो डिसऑनर्ड हुआ। मान लो कि अगर 20 मार्च को 2010 को डिसऑनर्ड हो गया, तो एक्यूज्ड को मैसेज गया होगा बैंक से कि ओके, आपका एक चेक किसी ने लगाया था, ये हम डिसऑनर्ड कर रहे हैं। और इनफैक्ट उसके बाद भी, डिसऑनर्ड के बाद एक्यूज पर्सन को लीगल नोटिस आया, लीगल नोटिस के बाद कंप्लेंट फाइल होती है, लेकिन एक्यूज पर्सन ने लगभग 1 साल लगा दिया पुलिस को बताने में कि ये चेक उसके लॉस्ट हुए, एंड दैट रेजेस ए सीरियस डाउट ओवर द डिफेंस ऑफ द एक्यूज पर्सन। सो मेयरली एन ओरल स्टेटमेंट वुड नॉट हेल्प। इसमें तो जो एक्यूज पर्सन था, एक एविडेंस पेश करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लेके आया कि ओके देखो, मैंने 2011 में एक कंप्लेंट फाइल करी थी जिसमें ये मैंने बोल दिया था कि 12 मार्च 2010 को ये मेरा चेक लॉस्ट हुआ है। ओके। और इस केस में देखो, मजे की बात ये भी कि कोई एफआईआर भी नहीं रजिस्टर्ड हुई, तो इसका मतलब आपने 22 लाख का चेक जिसके ऊपर साइन कर रखे हैं वो लॉस्ट हो गया। 1 साल तक आप वेट करते रहे और फिर आपने कंप्लेंट फाइल करी। So that's where the honorable court observed that no prudent person would wait for almost a year to report the loss of a check worth 22 lakhs. So this is an obvious thing. So coming to the second defense accused person ने ये लिया the partner's vicarious liability. Accused person ने बोला कि पार्टनर है वो, ये पार्टनरशिप फर्म का जो चेक था वो पार्टनरशिप फर्म सन एंटरप्राइजेस का था, और क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को ही आपने इन्वॉल्व नहीं किया, एज ए मेन अक्यूज नहीं बनाया, तो देन ये केस जो है ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाना चाहिए अंडर सेक्शन 141, जिसमें ये एक मैंडेट निकल के आता है कि अगर मेन अक्यूज नहीं है तो देन जो को अक्यूज्ड की आपने वाइकेरियस लाइबिलिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, इन एब्सेंस ऑफ द मेन अक्यूज, सेक्शन 141 की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। तो on this basis the complaint against him alone should not be maintainable. The honorable supreme court rejected his contention after harmoniously reading previous rulings on the partnership liability under the NI Act. Okay. और हार्मोनियस रीडिंग क्यों हुई? बिकॉज इसके अंदर फर्स्ट थिंग इज दिस कि जो चेक पे साइन थे वो एक्यूज पर्सन के साइन थे। सेकंड वाज दिस दैट चेक जो एक्यूज पर्सन था वो ही वाज आल्सो ए पार्टनर in the partnership firm. Now the person cannot run away from the liability of a partner when partnership firm has accrued certain liability. Okay, it is not a LLP, it is a पार्टनरशिप फर्म जिसके अंदर एक पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएगी एक चेक बाउंस के मैटर में। So after considering both the defenses, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देखो भाई, आपने ये जो लॉस चेक का डिफेंस जो रेज किया है
ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। इनफैक्ट इट सीम्स दैट इट इज ए मैन्युफैक्चर्ड डॉक्यूमेंट वेयर आपने बैकडेट की एक स्टोरी सबमिट करी, ना एफआईआर फाइल करी टाइमली, और यू वेटेड ऑलमोस्ट 1 ईयर इवन आफ्टर यू वर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपका चेक जो है डिसऑनर्ड हो चुका है, आपके पास लीगल नोटिस भी सर्व हुआ है, राइट? Yet you did not take any action, but after 1 year you took certain action of filing a complaint before the police authorities, and even there also no FIR was registered. Firstly this, second is you are trying to hide behind the partnership argument that is not going to help you. इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कन्विक्शन थी उसको रिस्टोर्ड करा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट ने जो थी उनकी इम्प्रिजनमेंट का पोर्शन था पहले रिमूव कर दिया, एंड टोल्ड कि ओके अब जो आपको 35 लैक्स की जगह आपको 32 लैक्स जो हैं वो पे करने हैं विद इन 4 मंथ्स। अगर 4 महीने के अंदर यू डोंट पे देन 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ऑफ 35 lakhs will be restored. So that's pretty much about this जजमेंट। एंड अगर हम की टेकअवेज फ्रॉम दिस जजमेंट में देखें तो फर्स्टली प्रिजम्पशन कंप्लेनेंट की साइड से जो प्रिजम्पशन है इट्स अ वेरी सॉलिड पॉइंट विच ऑलवेज स्टैंड्स इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट। और ये जो प्रिजम्पशन है, राइट, ये एक्टिवेट उसी समय वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाएगी अगर इफ द सिग्नेचर ऑन द चेक इज एडमिटेड, देन इट इज प्रिज्यूम्ड एज पर द सेक्शन 131 कि ये जो चेक था एक्यूज पर्सन ने इशू करा है, और ये जो चेक इशू किया गया है इट इज फॉर डिस्चार्जिंग सर्टेन लायबिलिटी which has arisen on the shoulders of the accused person because of a legally enforceable debt, which is presumed that yes it existed between the accused person and the complainant when the check was issued to the complainant. सेकंड इज ये जो फाइनेंशियल कैपेसिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लेनेंट के ऊपर फर्स्ट टाइम में नहीं आएंगे। एक्यूज पर्सन को वो सबसे पहले रिबट करनी है ये प्रिजम्पशन विद द स्ट्रॉन्ग एविडेंस, उसके बाद ही कंप्लेनेंट को ये क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा व्हेन द एक्यूज पर्सन हैज सक्सेसफुली रिबटेड द प्रिजम्पशन। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लो कि एक्यूज पर्सन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि किस सिनेरियो में, मान लीजिए कि कंप्लेनेंट ने लगभग 3 साल के लिए एक लोन प्रोवाइड किया एक्यूज पर्सन को, और एक्यूज पर्सन ने कुछ जो चेक्स थे वो सिक्योरिटी चेक्स जो है कंप्लेनेंट को दे दिए। अब अगर कंप्लेनेंट ने 3 साल से पहले एक्सपायर होने से पहले, लेट्स से आफ्टर 2 years ओनली, जो चेक्स हैं उसको प्रेजेंट कर दिए, then accused person has a very solid defense that yes the check was issued for the security check and they were never issued for discharge of any liability। अगर कोई liability बनेगी वो only after the expiry of this 3 year period from the loan period। ठीक, तो दिस इज वेयर एक्यूज पर्सन ने एक सॉलिड डिफेंस लेके आया, और अगर लोन एग्रीमेंट भी बना हुआ है तो देन एक्यूज पर्सन के पास एक अच्छा डिफेंस है। अब आफ्टर दिस रिबटल बाय द एक्यूज पर्सन, जो कंप्लेनेंट है ही नीड्स टू इंश्योर कि ओके लेट्स से वो जो एग्रीमेंट था वो कभी साइन ही नहीं हुआ, तो उसके पहले उसको एज ए अपनी कंप्लेंट में ही ये सारी चीजें शायद डालनी पड़ेंगी कि भाई हाँ मैंने एक्यूज पर्सन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। वो एग्रीमेंट साइन किया था 3 साल के पीरियड के लोन के लिए, लेकिन वो 3 साल का पीरियड तब तक वैलिड था जब तक एक्यूज पर्सन जो इंटरेस्ट है उस लोन अमाउंट पे वो रेगुलरली मंथली जो है मेरे को पे करेगा। जिस दिन अगर एक्यूज पर्सन ने 2 मंथ से ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करेगा रेगुलरली, तो ये लोन जो है, जो लोन एग्रीमेंट है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, एंड देन जो एक्यूज पर्सन के द्वारा जो सिक्योरिटी चेक्स इशू करे गए हैं वो कंप्लेनेंट को राइट है प्रेजेंट करने के। if these are the conditions between the accused person and the complainant because of any subsequent agreement, तो then जो है इस तरह से जो onus है to prove
that yes, there existed a legally enforceable debt between the accused person and the complainant, वो कंप्लेनेंट पे आएगा, लेकिन वो तब आएगा जब accused person has successfully rebutted the presumption under the section 139 of the NI Act. एंड अगर हम एक्यूज पर्सन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सिर्फ डिनाइल्स जो हैं दैट आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन ए यू नो एनआई ट्रायल, बिकॉज आप एनआई ट्रायल जो है 3 साल 4 साल अगर चलेगा, राइट, और अगर आप सिर्फ इसी डिफेंस पे बैठे हो कि हमने तो डिनाई कर दिया, उसने सिक्योरिटी चेक था, ये उसको मिसयूज कर दिया है, उसके पास उसने चूंकि आईटीआर फॉर्म्स नहीं फाइल करें और वी विल गेट acquittal in the matter, this is not going to happen. And if this has happened, let's say at trial court, there are fair chances that you will get a reverse order before the higher courts. Okay. एंड सेकंड डिफेंस के बारे में अगर बात करें, जिसमें अक्यूज पर्सन ने ये बोला था कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसको मेन अक्यूज नहीं बनाया गया, तो दैट इज़ वाई ये कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है. दिस हैज़ नाउ also been addressed by the Honorable Supreme Court in the judgment of Dhanna Singh Prabhu versus Chandrasekhar. The judgment was pronounced on 14th of July 2025, और इसमें क्लियर कट है कि that even if the partnership firm is not a main accused, the partners are going to have a complete liability even when the partnership firm is not made an accused in the check bounce matter. I hope with this video you would now have been able to understand कि किस कैसे जो अगर आप एक्यूज पर्सन हो तो देन आपको ये फाइनेंशियल कैपेसिटी का अगर डिफेंस रेस कर रहे हो कि कंप्लेनेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी, तो आपको यू हैव टू कम आउट विद द सब्सटेंशियल एविडेंस टू एस्टेब्लिश योर डिफेंस. मेयरली ओरल एविडेंस से, मेयरली ओरल डिनायल से कुछ नहीं होगा. आप को एंड ऑफ द डे ट्रायल में आफ्टर 3-4 years ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल आपको कन्विक्शन फेस करना पड़ सकता है. And you can share this video with your friends or other stakeholders who are going through the check bounce matter, and उसमें अगर उन्होंने ये डिफेंस ले रखा है फाइनेंशियल कैपेसिटी का, अगर आप कंप्लेनेंट हो, अगर आपके फ्रेंड्स कंप्लेनेंट हैं या आपके फ्रेंड्स अगर एक्यूज्ड हैं, इन बोथ वेज इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम to understand the impact of this judgment on their current ongoing matters. And in case if you have any specific questions, specific queries, or if you have any comments, you can put up in the comment box, or you can send us an email also. You can share your questions, queries on the WhatsApp also. We will try to respond to your queries on priority basis. And thank you very much for going through this video. Jai Hind.